Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will study about the second chapter of class 9, Is Matter Around Us Pure? बच्चों देखिएगा कि अगर हम प्योरिटी की बात करें तो प्योर के लिए सब पहले हम मिल्क का एग्जांपल लेंगे. जनरली हम एक कॉमन पर्सन क्या कहता है कि मिल्क प्योर है या नहीं है, तो दिमाग में ये बात आती है प्योर का मतलब इसमें पानी मिला हुआ है या नहीं. वाटर इसमें मिक्स है तो हम कहते हैं कि मिल्क प्योर नहीं है. पानी अगर मिक्स नहीं है यानी डायरेक्ट जो भी बफेलो या काव जो भी सोर्स है वो डायरेक्ट आप बिना पानी मिला हुआ दूध, उसको हम कहते हैं कि ये मिल्क हमारा प्योर है. लेकिन स्टूडेंट देखिएगा साइंटिस्ट या साइंस की नजर में मिल्क प्योर नहीं होता, चाहे उसमें पानी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, तो साइंटिस्ट की नजर में दैट इज नॉट प्योर. तो यहाँ पर हमने मिल्क का एग्जांपल लिया हुआ है. अगर हम मिल्क को देखें, मिल्क एक्चुअली इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, fat and proteins and some other vitamins and minerals. For a scientist, all these things are actually mixture of different substances, hence these are not pure. हमने मिल्क का एग्जांपल लिया, हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सी वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, हम सॉइल का एग्जांपल ले सकते हैं, हम किसी और कॉम्पोजिशन का कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले सकते हैं. सो ऑल दीज आर नॉट प्योर. प्योरिटी का मतलब साइंटिस्ट की नजर में क्या है कि प्योरिटी मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. अगर हम एग्जांपल लें NaCl का, और NaCl को अगर हमने वाटर में मिक्स किया, सो नाउ H2O को यानी वाटर को हमने NaCl में मिक्स किया, नाउ दिस इज मिक्सचर, सो दिस इज नॉट प्योर. अगर हम केवल NaCl की बात करें, सो NaCl विल बी प्योर, क्योंकि NaCl अगर हम देखें एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मीन्स प्योर सब्सटेंस. वी लुक अराउंड, we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more pure components. We can say two or more pure components means two or more substances. Pure components means substances. For example, sea water, mineral, soil, etc. are all mixtures. So now what is mixture? अभी हमने मिक्सचर से पहले सब्सटेंस के बारे में पढ़ा. प्योर सब्सटेंस मीन्स अगर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम, एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिसे वो मिलके बना है, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे. दूसरा मिक्सचर की डेफिनेशन देखिएगा, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस. तो इसका मतलब मिक्सचर मीन सब्सटेंस 1 प्लस सब्सटेंस 2 प्लस सब्सटेंस 3, यानी अगर कोई हमारा मैटर डिफरेंट सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है तो हम उसको मिक्सचर कहेंगे. और सब्सटेंस वी नो दैट प्योर फॉर्म सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. प्योर मीन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स. Okay, so mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. Now, substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. अब ये physical process क्या है? We know chemical change और physical change हम लास्ट में स्टडी करेंगे. फिजिकल प्रोसेस क्या है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज सोडियम क्लोराइड मिक्स किया हुआ है वाटर में. सो डिजोल्व सोडियम क्लोराइड हमारे पास है. अब वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी या सोडियम क्लोराइड को हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर से. वाटर को इवेपोरेशन प्रोसेस से हम वाटर को हटा सकते हैं. रिमेनिंग सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड रहेगा, इटसेल्फ इज ए सब्सटेंस, इटसेल्फ इज ए प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस. क्योंकि सोडियम क्लोराइड को फर्दर फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है NaCl, यानी Na और Cl को हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से. Na और Cl को हमें केमिकल प्रोसेस के लिए जाना पड़ेगा. शुगर, इसी तरह से NaCl की तरह शुगर की बात करें,
शुगर को हमने वाटर में मिक्स किया हुआ है, ऑफ कोर्स वाटर को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन शुगर को हम कोई ऐसा फिजिकल प्रोसेस नहीं है जो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको हम अलग कर सकें। इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, सो उनको हम अलग नहीं कर सकते। शुगर itself is a substance. It contains only one kind of pure matter and its composition is same throughout. Same throughout का मतलब क्या है? This is sugar in spoon. आप शुगर यहाँ से उठा लीजिए, इस कॉर्नर से उठा लीजिए या मिडिल में से उठा लीजिए, it will have same kind of constituent particles. सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल. So soft drink क्या है? It's a mixture of water and sugar, flavor, lemon and soda water. So it's a mixture. So soft drink and soil are not single substances. Soil is again mixture. So whatever is the source of substance, कोई भी किसी तरह का सोर्स है, हमने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है. So whatever the source of substance may be, it will always have the same characteristic properties. यानी NaCl किसी भी तरीके से बनाया गया है, लिया गया है, तो कहीं से भी NaCl यानी किसी भी तरह का NaCl है, बट इट इज NaCl, सो इट विल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. दोनों तरह के NaCl की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी. सो NaCl इज substance, it is pure matter, it is pure substance. Depending upon the nature of components that form a mixture, first type is homogeneous mixture and second type is heterogeneous mixture. Homogeneous, homo means एक तरह का, यानी homo का मतलब क्या है? Mixture which has a uniform composition throughout, are called homogeneous mixture और solutions. Homogeneous mixture को हम remember solution भी कहते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है? जैसे हमने होमोजेनियस मिक्सचर का यहाँ पर शुगर और वाटर को मिक्स किया, नाउ इट विल बी मिक्स्ड थ्रू आउट, इट्स कंपोजिशन विल बी सेम थ्रू आउट. मीन्स अगर हमने देखेगा, दिस इज मिक्सचर, दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर. तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है कि चाहे आप अपर यानी टॉप सरफेस से इस थोड़े कंपोजिशन को आप लीजिएगा या बॉटम से लीजिएगा, सो दोनों का जो यानी कंपोजिशन होगा इट विल सेम, चाहे आप टॉप से लीजिए, बॉटम से लीजिए या मिडिल से लीजिए, कंपोजिशन विल बी सेम. सो मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशंस. नाउ होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन. यस, देखिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन और वेरिएबल कंपोजिशन की आर द डिफरेंट थिंग्स. और एग्जांपल्स होमोजेनियस मिक्सचर के शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर. अब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन और वेरिएबल कंपोजिशन क्या है? सपोज you have water, same quantity of water in 3 glass. Okay, we are having 3 glass having the same quantity of water. पहले में हमने यानी पहले गिलास में हमने 1 स्पून शुगर हमने मिक्स किया हुआ है, दूसरे गिलास में 1.5 स्पून और थर्ड गिलास में हमने 2 स्पून हमने शुगर मिक्स किया हुआ है. अब ये हम क्या कहेंगे? तीनों गिलास में यानी वाटर तो सेम था, लेकिन हमने जो शुगर मिक्स किया हुआ है दैट क्वांटिटी इज डिफरेंट, तो हम क्या कहेंगे? इट इज हैविंग वेरिएबल कंपोजिशन. लेकिन हम तीनों गिलास में ये भी कहेंगे इट इज हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. रिमेंबर, सो मिक्सचर विच हैज ए uniform composition throughout are called homogeneous mixture of solution. Now homogeneous mixture can have variable composition. So examples are sugar in water and salt in water. Now heterogeneous mixture. So mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform compositions. Such mixtures are called heterogeneous mixtures.
फॉर एग्जाम्पल सैंड मिक्स किया हुआ है, सैंड इज मिक्स्ड इन वाटर और ऑयल इज मिक्स्ड इन वाटर. सो अगर इस ऑयल को हम तेजी से हिलाएं और छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, सो यू विल सी इस तरह की सिचुएशन आपको मिलेगी. सो यहाँ पर अगर कंपोजिशन देखें, यानी अलग अलग, इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट. अगर हम बॉटम पर देखें, मिडिल में देखें, सो कंपोजिशन विल बी डिफरेंट. मीन्स ऑयल और वाटर का जो मिक्स होगा, प्रिपोर्शन होगा, दैट विल बी डिफरेंट. So such mixtures are called heterogeneous mixture. So mixture which contain physically distinct part. You can see here the oil and water are having physically distinct parts. Okay, अगर हमने इसको mix किया, इस mixture को देखें, these oil and water mixture containing physically distinct parts. So and its composition is non-uniform. So such type of mixture we will say it is heterogeneous. सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, शुगर और सैंड का भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. शुगर से मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सेकेंड एग्जाम्पल. थर्ड, सॉल्ट एंड सल्फर का मिक्सचर आप का एग्जाम्पल दे सकते हैं. एंड ऑयल एंड वाटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ heterogeneous mixture. Now solution यानी homogeneous mixture. Homogeneous mixture is solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. This is the definition of solution. Examples are नींबू पानी, soda water. ये example दिया हुआ है. Sugar water is also example of solution. Now इसके देखिएगा solution के जो components हैं, उन components का हम नाम देंगे solvent and solute. अब solvent क्या है, solute क्या है? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है शुगर वाटर. अगर हम वाटर, क्योंकि यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में है और शुगर यहाँ पर डेफिनेटली लेसर क्वांटिटी में होगा, सो लार्जर क्वांटिटी, जनरल डेफिनेशन है, लार्जर क्वांटिटी वाटर है, सो वाटर को हम सॉल्वेंट कहेंगे और शुगर को हम सॉल्यूट कहेंगे. जिसको हम घोलना चाह रहे हैं, जिसको हम डिजोल्व करना चाह रहे हैं, उसको हम सॉल्यूट कहेंगे. और जो चीज जिसमें डिजोल्व हो रहा है, यानी वाटर में शुगर डिजोल्व हो रहा है, सो वाटर को हम सॉल्वेंट कहेंगे. और शुगर को हम डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, शुगर को हम सॉल्यूट कहेंगे. सो ना सॉल्वेंट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट. यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. तो जैसे यहाँ पर वाटर में शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं, तो वाटर इज सॉल्वेंट और द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व्ड इन द सॉल्वेंट. जैसे यहाँ पर शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर, और शुगर लेजर क्वांटिटी में होगा, यूजुअली प्रेजेंट इन लेजर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट. तो शुगर यहाँ पर क्या होगा, शुगर सॉल्यूट होगा और वाटर विल बी सॉल्वेंट. नाउ अदर एग्जांपल्स आर, जैसे हमने पहला शुगर वाटर का, शुगर मिक्स्ड इन वाटर का एग्जांपल लिया. सो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. सेकंड एग्जांपल, द सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं. हैज आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल, जो कि लिक्विड फॉर्म है. यहाँ पर देखिएगा आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है एंड आयोडीन को हम सॉल्यूट कहेंगे, और अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होगा, सो इसको हम अल्कोहल लार्ज क्वांटिटी में, इसको सॉल्वेंट कहेंगे. और लेसर क्वांटिटी में क्या है, आयोडीन है, इसको सॉल्यूट कहेंगे. क्योंकि आयोडीन को घुलना है, डिजोल्व होना है वाटर में, वाटर लार्ज क्वांटिटी में है, सो वाटर, यहाँ पर अल्कोहल में घुलना है, तो अल्कोहल विल बी सॉल्वेंट, एंड जिसको घुलना है दैट विल बी सॉल्यूट, and iodine will be solute. Similarly, aerated drinks like soda water are gas in liquid solutions, यानी गैस का लिक्विड के साथ मिक्सचर. सो ये तरह तरह के यहाँ पर देयर विल बी 9 कॉम्बिनेशन, गैस का गैस के साथ, गैस का लिक्विड के साथ, गैस का सॉलिड के साथ, सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का गैस के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ. सो देयर विल बी 9 कॉम्बिनेशन बिकॉज you are having 3 states of matter, liquid gas and solid. So इस हिसाब से there will be 9
type of mixtures. So यहाँ पर देखा एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया हुआ है, सो दिस विल बी सॉल्यूट, ये लेसर क्वांटिटी में होगी, एंड वाटर विल बी लार्जर क्वांटिटी, इट विल बी सॉल्वेंट। गैस को हमने डिसॉल्व किया लिक्विड में। नाउ फोर्थ एग्जांपल, एयर, you know air is a mixture of gas in gas, yes, gas in gas, this is another type. Now air is a homogeneous mixture of number of gases, so its two main constituents are oxygen and nitrogen. Oxygen 21% होता है, nitrogen 78% हो जाए, so all the other gases are in very small quantities, and this is homogeneous mixture. Now properties of solution, अब हम solution की property का study करेंगे. A solution is a, of course it's a homogeneous mixture. Second, the particles of solution are smaller than 1 nanometer in diameter. Diameter की बात हो रही है, so इसके जो particles होते हैं, solution के particles are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. इनको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन साइज, स्मॉल पार्टिकल साइज, they do not scatter a beam of light passing through the solution. स्केटर ये हम स्टडी करेंगे, क्योंकि देखिएगा टिंडल इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे. स्केटिंग क्या है? स्केटिंग मीन्स लाइट का इधर उधर, यानी पार्टिकल से टकरा के लाइट का बैंड हो जाना, लाइट का छितर जाना, तो इसको हम स्केटिंग कहते हैं. क्योंकि साइज इज 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो इट्स ए वेरी वेरी स्मॉल साइज, सो they do not scatter a beam of light passing through the solution. So अगर हम मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर ये दिस इज सॉल्यूशन, इफ दिस इज सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन, और इफ वी throw laser light towards the solution, so it will pass, it will not scattered, so हमें इसके अंदर ये light beam नहीं दिखाई देगी. Okay, so we will see here and we will see here only, so यहाँ पर हमें light beam नहीं show होगी, so because the light is not scattered, because the particles are very very small in size, 1 nanometer in diameter, so that's why because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in the solution. Next property, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. You know filtration, so if we have a filter paper, you have solution of water and sugar, so अगर हम इसको फिल्टर करना चाहें, यानी solute क्या है इसमें, solute is sugar. So अगर हम यानी water, sugar को अगर हम filter करना चाहें, so it cannot be separated using this filtration process. So the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Okay, so actually क्या होगा अगर हम इसको filter करेंगे, क्योंकि ये देखिएगा रीजन क्या है, क्योंकि फिल्टर क्या है, फिल्टर अगर आप इसको एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें, तो फिल्टर्स के अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स आर देयर. तो जैसे ही हम इसको मिक्सचर को हम यानी सॉल्यूशन को हम इस फिल्टर पेपर से पास कराएंगे, तो यानी दोनों, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स वेरी स्मॉल, वाटर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दोनों ये पार्टिकल्स पास कर जाएंगे. सो वी कैन नॉट सेपरेट दिस शुगर पार्टिकल्स बिकॉज दिस शुगर पार्टिकल्स साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, and the solution size is very particle size is very small of the solution. So the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is stable. This is one more property. Stability का मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल और देते हैं आपको. सैंड और वाटर को आपने मिक्स किया हुआ है, सैंड और वाटर या मिट्टी, सॉइल एंड वाटर को मिक्स किया हुआ है. सो अगर आपने तेजी से इसको हिलाया तो अब लगेगा कि ये मिक्स हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल सी
द मड पार्टिकल्स विल बी सेटल डाउन, तली पर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हम होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, सो सॉल्यूशन में शुगर, एग्जांपल हमने लिया हुआ है शुगर, शुगर प्लस वाटर की बात करें, यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर आपने इसको हिलाया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन अभी भी ऐसे के ऐसे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सेटल डाउन हो जाए, सॉल्यूट यानी शुगर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और हीट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में ऐसा हो जाएगा, सैंड पार्टिकल्स आपको तली में बैठे हुए दिखाई देंगे। सो नाउ वी से दिस solution is stable. So this is stable. You will get after some time the same situation, same ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल्स अलग अलग मिले। सो दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, देखिए ये हमने बीकर में वाटर लिया हुआ है। सो ये एक बीकर ले लेते हैं, बीकर में देयर इज सम वाटर, सपोज 100 ml वाटर इज देयर। अब हमने इसमें शुगर ऐड करना है गिवन टेम्परेचर पर, सपोज रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर इज सपोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पर हमने 1 स्पून शुगर सपोज ऐड किया, मिक्स किया, तो ये सॉल्यूशन हमारा अब बन जाएगा। सो वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन हो जाएगा। सो 1 स्पून हमने शुगर इसमें 100 ml वाटर में हमने ऐड किया। सो इसके बाद हमने फिर से 1 स्पून और शुगर हमने मिक्स किया, एंड इस तरह से हमने मिक्स करते चले गए, और तब तक हमने मिक्स किया। एक स्टेज ऐसी आएगी कि फर्दर मिक्स होना, यानी ये सॉल्यूशन बनना बंद हो जाएगा, मींस डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो उस सॉल्यूशन को, यानी उससे जस्ट बिफोर, यानी जैसे ही हम शुगर ऐड करेंगे और ज़्यादा ऐड करेंगे, वो शुगर डिजॉल्व नहीं होगी। तो उससे जस्ट बिफोर, जस्ट पहले वाली जो सिचुएशन होगी, यानी अगर हम शुगर को और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, सो इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड। इस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर की बात करें, गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Now unsaturated solution, so the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, so it is called unsaturated solution. So saturation से पहले क्या जो भी सॉल्यूशन होगा, 1 स्पून हमने मिलाया, 1 स्पून और ऐड कर सकते हैं, उसके बाद 1 स्पून और ऐड कर सकते हैं। सो ये सब तीनों तरह के जो सॉल्यूशंस होंगे, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे। सो देखिएगा, दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं। इसमें हमने 2 स्पून शुगर हमने ऐड किया हुआ है, 2 स्पून मिक्स किया हुआ है। और तीसरा भी हम ले लेते हैं, थर्ड में हमने इस तरह से किया हुआ है कि सपोज ये जो थर्ड बीकर है, ए बी सी की बात कर लेते हैं। पहले को ए बी और दूसरे को बी से, और तीसरे को सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो ए टाइप सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज वाटर 100, सेम वाटर हमने लिया हुआ है तीनों में, 100 ml वाटर लिया हुआ है। और ए सॉल्यूशन में ओनली 1 स्पून हमने मिक्स किया हुआ है। वी सॉल्यूशन में, बीकर वी में हमने 2 स्पून शुगर ऐड किया हुआ है। और सी बीकर में हमने सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है। सपोज ये केवल 3 स्पून ही डिजोल्व कर सकता है, सो 3 स्पून हमने इसमें मिक्स किया हुआ है, इससे ज्यादा मिक्स नहीं कर सकता। तो सी को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इससे पहले की जो सॉल्यूशंस होंगे ए बी, यानी 1 स्पून, 2 स्पून, या 1.5 स्पून, या 2.5 स्पून, ठीक है। तो इस तरह की जो सॉल्यूशंस होंगे, इनको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। सो व्हेन नो मोर सॉल्यूट मींस सी की पोजीशन, सी
बीकर की बात कर रहे हैं हम, सी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. सो व्हेन नो मोर सॉल्यूशन solute can be dissolved in solution at a given temperature, it is called a saturated solution. And if the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, it is called an unsaturated solution. So beaker A और B में unsaturated solution होगा, beaker C में saturated solution होगा, क्योंकि यहाँ हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि 3 स्पून से ज्यादा ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है 100 ml वाटर के लिए. हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन अभी हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है 3 स्पून से ज्यादा ये डिजोल्व नहीं कर सकता. तो सी बीकर में जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा और ए और बी में सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. अब हम अनसैचुरेटेड, कितना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, यानी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूट हमारा क्या है, शुगर कितनी प्रेजेंट है, शुगर की क्वांटिटी क्या कितनी है, इस अमाउंट के हिसाब से हम जो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एक्चुअली कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. देखिएगा अगर हम ए और बी की बात करें और इवन सी की भी बात करें, सो ये पहले ए और बी को अगर हम कंपेयर करें तो सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन बी, क्योंकि ए में जो शुगर की क्वांटिटी है दैट इज लेस देन क्वांटिटी ऑफ शुगर इन बी. सो हम कहेंगे कि ए का जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूट ए इज मोर डाइल्यूट देन बी, सॉल्यूशन ए इज मोर डाइल्यूट देन सॉल्यूशन बी. और अगर कंसंट्रेशन की बात करें, क्योंकि बी में कंसंट्रेशन ज्यादा है, बी में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे बीकर बी यानी सॉल्यूशन बी इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन ए. तो इस तरह से हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं. सो नाउ सॉल्यूशन के हमने टाइप्स देखे. हम डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, सैचुरेटेड किसको कहेंगे, अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे. सो ये हमने इस एग्जांपल के जरिए हमने इसको समझा. अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे. सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए. यानी सॉल्युबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट. जैसे पिछले एग्जांपल में हमने शुगर और वाटर का एग्जांपल लिया था. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मींस शुगर प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. केस 3 की, बीकर 3 की बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन 3 की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन सी की बात कर रहे हैं. एट गिवन टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, मींस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द शुगर सॉल्यूशन. सो यहाँ पर एक जनरल डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन at given temperature is called its solubility. Concentration of solution, इसकी डिग्री को हम डिफाइन करते हैं. So concentration of solution is the amount of solute present in a given amount. So concentration को देखिएगा किस तरीके से, दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. So या तो मास में रिप्रेजेंट करेंगे इसको या वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करेंगे. So concentration of solution is, remember, amount of solute divided by amount of solution. This is amount of solution, and you know solution is the amount of solution की बात करें तो इस amount में solute plus solvent दोनों का amount add हो जाएगा. So amount of solution means amount of solute plus amount of solvent. So if amount of solute is divided by amount of solution, so इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. नाउ परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. अब इस क्वांटिटी को, सॉल्युबिलिटी को, यानी ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दो तरीके से हम, इसकी परसेंटेज को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. सो पहला मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. सो इसमें मास बाई मास मींस मास को मास से डिवाइड करेंगे. सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100. दिस इज मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. सो दिस इज m by m.
percentage of solution, and mass by volume, m by v, mass by volume, percentage of solution. So this is defined as mass of solute divided by volume of solution multiplied by 100. So सॉल्यूशन में ये रिमेंबर हमने रखना है कि सॉल्यूशन में जैसे मास है अगर तो मास दोनों का आ जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम दोनों का आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो मास बाय मास एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन को हमने और भी डिफरेंट मेथड है इसको डिफाइन करने के। सो आपकी क्लास में 9th क्लास में वी विल डिस्कस ओनली दीज टू। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2.1। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ये देखेगा वाटर की क्वांटिटी इज दिस वाटर क्वांटिटी इज 320 ग्राम और इसमें 40 ग्राम सॉल्ट मिक्स किया। सो दिस कंटेंट इज 40 ग्राम, salt is 40 gram. So now calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. So we have formula for that. Mass percentage of solution is mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. Mass of solute is given 40 gram. Now mass of solution means सॉल्यूशन में 40 ग्राम को हमने 320 ग्राम से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन मींस मास ऑफ both means mass of salt plus mass of water. So this mass of solution will be 360. 40 gram plus 320 gram will be 360. So 40 divided by 360 multiplied by 100. So ये कैलकुलेट करके आ जाता है 11.1%. अब हम सस्पेंशन की बात करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ग्लास में वाटर और वाटर में हमने थोड़ा सा मड मिक्स किया हुआ है, सो या सैंड। तो हम क्या देखेंगे कि अगर इसको हम स्टिर करें, हिलाएं और हिलाने के बाद छोड़ दें, तो ये मड के पार्टिकल्स हमें इस वाटर में दीज पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द वर्क ऑफ मीडियम। सो मीडियम यहाँ पर क्या है, वाटर है। ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं हमें ये सस्पेंडेड दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। और अगर कुछ टाइम के लिए अगर हम इसको छोड़ दें हिलाने के बाद, तो वी विल सी ये जो कुछ पार्टिकल्स हैं ये नीचे तली में बैठ जाएंगे। सो नाउ ए सस्पेंशन इट्स ए ऑफ कोर्स इट्स ए heterogeneous mixture in which solute particles, so solute particles यहाँ पर क्या थे, मड या सैंड के पार्टिकल्स से, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, वट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द वर्क ऑफ द मीडियम। सो यहाँ पर मीडियम क्या था, वाटर था, सो इट्स रिमेन सस्पेंडेड। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ heterogeneous mixture is known as suspension. So for example sand or mud in water. Now properties of suspension. So first property is suspension, of course it's a heterogeneous mixture. ये heterogeneous mixture होता है and the size of particles are biggest. तीन तरह के देखेगा मिक्सचर हम डिस्कस करेंगे। वन हमने डिस्कस कर लिया एक तरह का सॉल्यूशन, देन सेकंड डिस्कस करें सस्पेंशन, थर्ड इज कोलॉइडियल। सो साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिगेस्ट। इन तीनों में से सस्पेंशन का जो साइज है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज बिगेस्ट। नाउ दिस साइज इज 10 raised power of the order of or greater than 10 raised power minus 6 meter. Size of, if the size of the particle is greater than 10 to the power minus 6 meter, so this will be the category of suspension. So the particle of suspension can be seen by the naked eyes. ये पार्टिकल बड़े होने के कारण इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। Now
अगर हम बात करें स्कैटरिंग की, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि ये पार्टिकल्स बिगेस्ट होते हैं, यानी बड़े साइज में बड़े होते हैं, सो इट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, एंड इस वजह से इट मेक्स इट्स पाथ विजिबल. सो अगर हम देयर इज ए suspension, if there is a suspension mixture, heterogeneous mixture, there is suspension. If a laser light is passed through this suspension, so light is scattered, light यहाँ पर scattered हो जाएगी, इस वजह से light visible होगी. Okay, light through the path, it will be visible. So the particle of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Now next property is the solute particles settle down. Yes, ये जो particles होंगे, जो हमने इसको हिला के रख दिया, after some time we will see it is settled down. So solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. अगर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो ये पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं वो तली पर. सो दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल. सो सस्पेंशन इज अनस्टेबल. दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. सो वी नो वी टेक ए फिल्टर पेपर, और इस सॉल्यूशन को अगर हम इस फिल्टर पेपर से पास करें तो वी कैन सेपरेट the solute particles. So sand या mud जो भी है उन particles को, क्योंकि वो बड़े साइज में बड़े होते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. सो वाटर इससे अलग हो जाएगा. सो यहाँ पर जो रहेगा वो solute particles बच जाएंगे. सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा इन solute particles को अलग किया जा सकता है, क्योंकि देखिएगा फिल्टर में जो एक्चुअली क्या है कि स्मॉल होल्स होते हैं, और ये होल का साइज जो सैंड पार्टिकल्स या सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इनके साइज से छोटा होता है, तो इस वजह से ये पास कर नहीं पाते. सो इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग किया जा सकता है. दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. नाउ थर्ड टाइप इज कोलोइडल सॉल्यूशन. सो ये इनके बीच की कैटेगरी होती है सॉल्यूशन और सस्पेंशन, यानी इनका जो पार्टिकल का साइज होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है, दैट साइज इज इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. सो द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. सो ये जैसे इसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है, इसी तरह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं. सो द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन. एक्चुअली इनका जो पार्टिकल के साइज होता है वो सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज का से छोटा होता है. So due to the relatively smaller size of particles as compared to that of suspension, thus mixture appears to be homogeneous. ये homogeneous लगता है, लेकिन हम इसको we don't assume this as homogeneous. What actually colloidal solution is a heterogeneous mixture. So इसकी जो कैटेगरी है वो heterogeneous mixture में डाली जाती है. So ऐसा लगता है कि ये जैसे like मिल्क लगता है कि इट्स ए होमोजीनियस, बट हम इसको मानते हैं कि ये हीटरोजीनियस मिक्सचर होता है. सो फॉर एग्जांपल मिल्क. सो अदर एग्जांपल्स ऑफ कोलोइड्स आर गिवन इन दिस फिगर. मिल्क, it may be jelly, it may be some foam, some paint. So we will discuss some other colloidal solution in the next slides. Now Tyndall effect. So what is this Tyndall effect? Because of small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. What
these particles can easily scatter a beam of visible light. So now this scattering of beam of light is called Tyndall effect. Tyndall effect क्या है? ये जो beam का scattering हो जाना, so this is known as Tyndall effect. और इसको जो इन्वेंट किया था वो साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसको टिंडल इफेक्ट नाम दे दिया गया. सो जिसने इसका डिस्कवर किया था, सो टिंडल इफेक्ट नाम साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था उसके नाम के बेस पर इसका नाम दिया गया है. सो नाउ टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल. ये आप इसको घर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो और ये फिगर में भी आप देख पा रहे हैं कि दिस इज टिंडल इफेक्ट. सो यू नो देयर इज ए वेरी वेरी dense tree areas. So यहाँ पर आप देख सकते हैं there is light is coming and through the some small holes between the leaves and between some leaves, some stems, all that. So and this light is scattered. We are seeing this light is scattered, and this is visible at where the light cannot enter directly, so it is scattering, light is scattering and some parts are visible. So this happens due to the scattering of the light by the particles of dust and smoke in the air. We know that there is dust, there is smoke in the air. So this is colloidal actually solution. Air mixed with dust and smoke particle with dust, smoke. So this shows the Tyndall effect. Tyndall effect means when light is passing in air and air is having some dust, smoke, and so there is scattering of light, and due to this scattering of light, so we can see the visible path. So and this is known as the Tyndall effect. Now we can see this Tyndall effect at our home. So take solution of copper sulfate as in part A. So light, you can see light is not visible. Path of light becomes invisible. So but if we take the mixture of water and milk, it shows the Tyndall effect, and light passing through it, the path of light becomes visible in the case of mixture of water and milk. So this mixture of water and milk, this shows the Tyndall effect, and the solution of copper sulfate, it does not show the Tyndall effect. पहले केस में देखिएगा पाथ विजिबल नहीं है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के साइज इज वेरी वेरी स्मॉल. इट डज नॉट शो द Tyndall effect, but the size of particle are as compared to this case of one, this size of particle are large, so the path is visible, so it shows the Tyndall effect. Now the properties of colloid. Colloid हम मानते हैं कि a colloid is a heterogeneous mixture. The size of particle of colloid is too small to be individually seen by naked eyes. So naked eye से इसके particles को हम देख नहीं सकते हैं, इतने small होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें scattering की, तो इतने big enough होते हैं कि it shows the scattering of the beam of light when passing through it and makes its path visible. इसका जो path है वो visible, हम उसको देख सकते हैं. They do not settle down when left undisturbed. मतलब कि अगर you have a colloidal solution, so colloidal solution को आपने disturb किया, हिलाया, इसको mix किया, हिलाने के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, so इसके जो particles होंगे, solute particles या जो particles होंगे medium, वो settle down नहीं होंगे. Colloid is stable. Filtration process के द्वारा इसके particles को अलग नहीं कर सकते. अब हम इस टेबल में कुछ जो डेली यूज के कुछ एग्जांपल्स है कोलोइड के, उनको डिस्कस करेंगे. सो देखिएगा जैसे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्कस किया था. जैसे वाटर में अगर हम शुगर मिक्स करें, सो दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट इज
it is solvent, and small quantity of जिसको हमने मिक्स करना है like sugar, it is solute. तो इसी तरह से हम जो different you know there may be 9 types of solution, 9 types of we can say colloids, जिनका कि मीडियम इसकी तरह से जैसे solvent और solute. Solute means small quantity एंड सॉल्वेंट मीन्स लार्ज क्वांटिटी, जिसमें मिक्स किया जाना है. देखिए, जिसमें मिक्स किया जाना है इट इज सॉल्वेंट, जिसको मिक्स किया जाना है इट इज सॉल्यूट. तो इसी तरह से देयर आर डिफरेंट मीडियम्स हियर, लिक्विड, गैस, सॉलिड, गैस, गैस, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड. तो इन मीडियम के नाम हमने रखे हुए हैं. वन इज द डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स फेज का मतलब क्या है? जिसको मिक्स किया जाना है. डिस्पर्सिंग मीडियम मीन्स जिसमें मिक्स किया जाना है, यानी यहाँ पर हम लिक्विड को गैस में मिक्स कर रहे हैं. सो लिक्विड को गैस में मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड इज द डिस्पर्स्ड फेज, और गैस लार्ज क्वांटिटी में है, गैस इज द डिस्पर्सिंग मीडियम, एंड हियर लिक्विड इज द लेसर क्वांटिटी. सो दिस इज डिस्पर्स्ड फेज. तो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं हम गैस में, सो दिस इज डिस्पर्स्ड फेज एंड दिस इज डिस्पर्सिंग मीडियम. इस तरह से इसको हम डिस्कस करेंगे. एंड ऑल दीज एग्जांपल्स आर ऑफ colloids like fog, cloud, mist. okay, fog ये हमने शो किया हुआ है फिगर 1 में. fog, this is cloud, and mist, you know. now in all these category of example, fog, cloud and mist, dispersed phase is liquid and dispersing medium is gas. like fog, आप fog देखते हैं, विंटर्स में फॉग देखते हैं. सो जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो उसमें हम ये फॉग देख पा रहे हैं. तो बाहर क्या है कि देयर आर ऑक्सीजन गैसेस, ओके, एनवायरनमेंट में, और उसमें द मिक्सचर ऑफ लिक्विड मींस मॉइस्चर. सो दिस मेक्स द फॉग. सो डिस्पर्स मीडियम इज लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज गैस, एंड टाइप हमने इसका नाम दिया एरोसोल. So now fog, cloud and mist are the some examples we see in daily life. We see in our everyday life. So now second type is again aerosol, and in this dispersed phase is solid and dispersing medium is gas. So this is another type, aerosol. And the examples are smoke, this is smoke, and this automobile exhaust. yes, automobile exhaust, chimney आपने देखा होगा, उसमें there are some particles of other than oxygen, other than carbon dioxide, other than nitrogen. So there is some particles, metal particles may be there, some other particles like kitchen mein there may be some other particles, food particles, all that. So now the dispersed medium is solid and dispersing medium is gas. So now next example is type is foam, and in this form dispersed phase is gas and dispersing medium is liquid. So like shaving cream आप देख पा रहे हैं इस फिगर में. So shaving cream में आप इजीली इसको इमेजिन कर सकते हैं कि गैस इज इन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज लिक्विड. नेक्स्ट टाइप ऑफ colloids इज emulsion. लिक्विड इज इन डिस्पर्स फेज and dispersing medium is liquid. So examples are milk, face cream. So milk and this face cream, Pond's. So next example is milk of magnesia, mud. So milk of magnesia and mud में solid is the dispersed phase and liquid is the dispersing medium. So this is milk of magnesia. Now next type is foam. Foam के लिए देखेगा dispersed phase is gas and dispersing medium is solid. So ये आप देख पा रहे हैं foam. This is foam. This one is foam. So now next type is gel.
So in gel, dispersed phase is liquid and dispersing medium is solid. And the examples are jelly. So this is jelly, cheese and butter. This cheese and this is butter. These examples are given. So now next type is solid sol, and the dispersed phase is solid and dispersing medium also solid. So the examples are colored gemstone, ये आप colored gemstone देख पा रहे हैं इस फिगर में, and milky glass. So these are the some examples of colloids which we use in our everyday life. सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, देखिएगा स्टूडेंट इसमें हमने मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. सो डे टू डे लाइफ में हमने कुछ मेथड्स को देखा हुआ है, जैसे दाल में पल्स में स्टोन को अलग करने के लिए हैंड पिकिंग प्रोसेस, सीविंग मीन्स फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हम जनरली यूज करते हैं. तो देखिएगा sometimes special technique have to be used for separation of the components of the mixture. और ये जो special techniques हैं, evaporation, sublimation, crystallization, distillation, separating funnel, centrifugation, filtration, chromatography, fractional distillation. So इन process को हम use करते हैं and component को separate करने के लिए mixture से. So इनको हम one by one discuss करेंगे. Now colored component that is dye from blue black ink. So इसको हम अलग कर सकते हैं ink से, जो color component है dye को ink से अलग कर सकते हैं. So and इसको अलग करने के लिए we will use evaporation process. तो इसमें देखिएगा हम क्या करेंगे कि एक बीकर में हमने वाटर लिया हुआ है और नीचे इसको हम इस वाटर को हीट करेंगे, और इससे पहले हम ये जो वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास में कुछ ड्रॉप इंक की हम इसको रखेंगे, इंक की ड्रॉप्स को. तो अब इस इंक को हम इवेपोराइज करेंगे, इसके इंक में जो वाटर है इसको इवेपोराइज करेंगे. इसके लिए हम डायरेक्ट हीट ना अप्लाई करके बीकर में जो वाटर है उसको हीट करेंगे इस बर्नर से. सो तब तक इसको हीट करेंगे तब तक इस वॉच ग्लास में ये एवेपोरेशन प्रोसेस वेपर्स निकलना बंद ना हो जाए. सो इस स्टेज पर जो वॉच ग्लास में रह जाएगा वो केवल डाई रह जाएगा. सो ना ये जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इसमें क्या है, सॉल्वेंट को एक्चुअली हम वोलेटाइल कंपोनेंट कहेंगे, क्योंकि इस सॉल्यूशन में इंक इज द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में यू नो देयर इज वाटर एंड देयर इज डाई, देयर इज कलर. सो दोनों का मिक्सचर, और इसमें जो सॉल्वेंट है उसको हम वोलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं, और जो इंक है उसको हम नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट को हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं. सो solvent is volatile component here and solute which is ink is non volatile. So इनको अलग करने के लिए we use method of evaporation. क्रीम को मिल्क से अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज किया जाता है. देखिएगा मिल्क में क्या है, मिल्क में देयर आर डेंसर पार्टिकल्स एज वेल एज लाइटर पार्टिकल्स. लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्रीम की फॉर्म में होते हैं, क्रीम और फैट की फॉर्म में होते हैं, और डेंसर पार्टिकल्स टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क इसको हम कह सकते हैं. आपने देखा होगा इस नाम से मिल्क अवेलेबल है मार्केट में, टोन, फुल टोन, डबल टोन, फुल क्रीम मिल्क. सो फुल क्रीम मीन्स उससे क्रीम को अलग नहीं किया गया है, टोन मीन्स क्रीम को अलग किया गया है. सो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट के हिसाब से टोन, डबल टोन मिल्क डिसाइड किया जाता है उसके नाम को. सो अब किस तरह से इसको हम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से इसको हम करते हैं. तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को यूज किया जाता है. सपोज हमने एक बर्तन में हमने मिल्क लिया हुआ है, और इस मशीन की हेल्प से इस मिल्क को बिलोते हैं, यानी घुमाते हैं, यू नो इसको स्पन करते हैं रैपिडली, तेजी से इसको स्पन किया जाता है फास्टली. तो इससे होता क्या है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं दे आर फोर्स्ड टू द बॉटम
एंड द लाइटर पार्टिकल्स, जो क्रीम होती है, लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो इस मशीन के द्वारा इस तरह से क्रीम को अलग कर लिया जाता है, क्रीम टॉप पर अवेलेबल हो जाती है और बाकी जो मिल्क रहता है, टोन मिल्क रहता है, उसके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, नीचे रहते हैं क्रीम से। सो जब इस मशीन को हम तेजी से रोटेट कराएंगे, सो लाइटर पार्टिकल्स पर जो फोर्स अवेलेबल होगा, ये इस तरह से अवेलेबल होगा कि ऊपर की तरफ जाएंगे, और डेंसर पार्टिकल्स पर फोर्स इस तरह से लगेगा कि वो बॉटम पर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम साइंटिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि देखिएगा इसको हम मिल्क से क्रीम को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिएगा अगर फिल्टर में क्या है कि देयर आर होल्स, और ये होल्स जो हैं इतने, देखिएगा इनके बीच में होल्स का जो साइज होता है वो इस तरीके से होता है कि जो क्रीम के पार्टिकल्स हैं, यानी सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड इन दिस मिल्क आर वेरी स्मॉल एंड इट पास थ्रू द फिल्टर। अगर हम इसमें मिल्क, ठीक है, इससे पास कराएं तो क्रीम के पार्टिकल्स भी इससे बाहर निकल जाते हैं। सो सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल। ये जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के और क्रीम के, ये इतने स्मॉल होते हैं, और फिल्टर का जो साइज है, फिल्टर के होल्स का जो साइज है वो बड़ा होता है, ये इसको पास कर जाते हैं। सो इस वजह से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम यूज नहीं करते। सो क्रीम को मिल्क से अलग करने के लिए वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सो applications other applications of this process, this centrifugation, are they can be used in diagnostic laboratories for blood and urine test. It is also used in dairies. डेयरी आपने अपने आसपास देखा होगा, वहाँ पर क्रीम को अलग करते हुए देखा होगा, वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा क्रीम को अलग किया जाता है मिल्क से। सो दे आर यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। आपने घर में देखा होगा चर्नर यूज करके, यानी चर्नर से हम इसको स्पन कराते हैं, दही को बिलोते हैं, स्पन कराते हैं, तो वहाँ से भी क्रीम टॉप पर अलग हम कर सकते हैं, टॉप पर अवेलेबल हो जाता है, टॉप सरफेस पर स्पन कराने से। सो नाउ दे आर ऑल्सो यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स। वॉशिंग मशीन में हमने देखा होगा, so to squeeze out water from bad clothes, so bad clothes को से वाटर को अलग करने के लिए हम उसको रोटेट कराते हैं। सो उससे क्या है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो वॉशिंग मशीन में हम इसको यूज करते हैं टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम bad clothes. A mixture of two immiscible liquids. So now what are miscible liquids? Immiscible liquids. So immiscible liquids, the liquids that can dissolve in one another. ऐसे लिक्विड जो आपस में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, और ऐसे लिक्विड्स जो आपस में डिजोल्व नहीं होते उनको हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। जैसे वाटर को केरोसिन ऑयल में अगर हम मिलाएं और कुछ टाइम के लिए रख दें तो वो अलग अलग लेयर्स उसकी दिखाई देंगी, तो हम कहेंगे कि वो डिजोल्व नहीं होता, यानी वाटर केरोसिन ऑयल में डिजोल्व नहीं होता। सो वाटर एंड केरोसिन ऑयल आर इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसको अलग करने के लिए स्टूडेंट देखिएगा वी यूज एंट्रैक्शन फनल और सेपरेटिंग फनल। तो इस फिगर में हम एक सेपरेटिंग फनल देख पा रहे हैं। तो हमने इसमें क्या करना है कि जो हमने वाटर और केरोसिन ऑयल है उस मिक्सचर को हमने इसमें रख देना है, इसमें डाल देना है। तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे देयर विल बी टू लेयर्स। होता क्या है कि क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है केरोसिन ऑयल की एज कंपेयर टू केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम होती है। सो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा मीन्स वाटर नीचे, आप यहाँ फिगर में भी देख पा रहे हैं कि इसकी तली में ये बैठ जाएगा, वाटर तली में आ जाएगा।
नाउ अब यहाँ पर आप फिगर में हम देख पा रहे हैं कि इस सेपरेटिंग फनल में देर इज ए स्टॉप कॉक बिल्कुल यहाँ पर लोअर पार्ट्स पर है। तो इसको हम धीरे से इसको ओपन करेंगे और जब तक हम ओपन रखेंगे तब तक ये पूरा वाटर नीचे अलग ना हो जाए। जैसे ही केरोसिन ऑयल की लेयर इस टॉप कॉक को टच करेगी, इसको हम क्लोज कर देंगे। सो इस तरह से हम वाटर को केरोसिन ऑयल से अलग कर सकते हैं। अदर एप्लीकेशंस आर टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर in the interaction of iron from its ore. The lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. आयरन को जो इसकी ओर होती हैं, आयरन को अलग करने के लिए भी हम इस प्रोसेस को, इस मेथड को यूज करते हैं। तो इस सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल हम लेते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर हम अमोनियम क्लोराइड देखें, सो दिस इज द वोलेटाइल कंपोनेंट एंड सॉल्ट इज द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। सो इनको हम सेपरेट करने के लिए देखिएगा सब्लिमेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि देर इज कॉटन प्लग को हमने लगाया हुआ है इसके टॉप पर। नाउ इसको हमने इन्वर्ट किया हुआ है, इस जो फनल है, फनल को हमने इन्वर्ट करके रखा हुआ है। और देर इज चाइना डिश के ऊपर हमने इसको इन्वर्ट करके रखा हुआ है। चाइना डिश में क्या है, देर इज ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। और इसकी जो इन्वर्टेड अपर टॉप एंड होगा उसको हमने कॉटन प्लग से बंद कर दिया, ताकि जब सब्लिमेशन प्रोसेस हो जो वेपर से अमोनियम क्लोराइड के वो बाहर ना जाए। अब इसको हम हीट अप करेंगे बर्नर के द्वारा। तो ये मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, ये हीट अप करने से सॉल्ट तो वेपराइज नहीं होगा, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन होगा क्या, क्योंकि इसको हमने हीट को कंट्रोल करना है, इस तरह से हीट को हमने देना है। हीट इतनी रखनी है कि ये सब्लिमेशन प्रोसेस, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है कि डायरेक्ट हीट देने से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। ये गैस में कन्वर्ट होगा, जैसे ही ऊपर आएगा तो इसका जो वेपर्स है अमोनियम क्लोराइड की, ये कूल होंगी, इनका टेम्परेचर कम होगा। फिर से ये टेम्परेचर कम होने से गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और इसके नेक पर, जो इसकी नेक होगी फनल की, यहाँ पर जो ये कर्व दिखाई दे रहा है, तो इस कर्व पर जाके ये कलर इकट्ठा हो जाएगा। तो और यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे। तो इस प्रोसेस के द्वारा, इस तरह से सब्लिमेशन प्रोसेस से हम अमोनियम क्लोराइड को सॉलिडिफाइड कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स देखें, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl कॉमन सॉल्ट मिक्सचर को हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर NH4Cl sublimates the what common salt remains behind. Okay, some other examples of solid which subli are camphor को हम इस तरह से कर सकते हैं, naphthalene and anthracene। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि डाई को इंक से हम सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा। बट दिस डाई इज नॉट प्योर सबस्टेंस, सो दिस डाई इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो अब इन डिफरेंट कलर्स को हम किस तरह से अलग करेंगे। सो इसको अलग करने के लिए वी यूज क्रोमेटोग्राफी मेथड। So chromatography method में this is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent। तो यहाँ पे क्या है, solvent क्या है, वाटर है। वाटर में देखिएगा solute क्या है, solute is dye and dye is having different colors। So different colors same solvent में dissolve हो रहे हैं। So dye is a mixture of colors। So you know this ink, so this ink
इंक क्या है कि वाटर, इंक इज वाटर प्लस डाई. सो एंड डाई क्या है, डाई इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स. सो ये डिफरेंट कलर्स, different colors are the solute and water is the solvent. Same solvent में ये different colors, different solutes dissolve हो रहे हैं. So तो इनको अलग करने के लिए we use chromatography process, chromatographic technique और chromatography method. इस मेथड में क्या है देखिएगा, फिगर एक ही बात करेंगे पहले. तो एक स्ट्रिप हमने ली हुई है, इस स्ट्रिप पर हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है. लाइन हम एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसके सेंटर पर हमने एक इंक की ड्रॉप रख देनी है, डाल देनी है. अब हम थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे. तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे जो इसका वाटर है वो वाटर इवेपोरेशन प्रोसेस से अलग हो जाएगा और इस पर सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ डाई रहेगी. डाई या ब्लैक इंक जो है, ब्लैक इंक से वाटर एब्जॉर्ब हो गया, वाटर इवेपोरेशन प्रोसेस से अलग हो गया और यहाँ पर सिर्फ डाई रह जाएगा. अब क्या करेंगे, इसको हमने वर्टिकली हैंग करना है किसी बीकर में. देखिएगा हमने इसको इस तरह से सेटअप बनाया हुआ है कि इसको हैंग कर दिया और नीचे ये जो बीकर या जो भी पॉट है इसके बॉटम में हमने वाटर फिल कर देना है और वाटर को इतना फिल करना है यानी ये जो इंक है वाटर से जस्ट इसको टच करे, इसको लेवल को टच करे. तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, देखिएगा ये जो वाटर है, क्योंकि वाटर क्या है, फिल्टर जो पेपर है हमारा, फिल्टर पेपर इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ये जो डाई है, डाई भी क्योंकि एब्जॉर्ब, डाई डिजोल्व होगी, जो वाटर लेवल ऊपर जाएगा और ये डाई डिजोल्व होगी वाटर लेवल में. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो डाई है दिस इज हैविंग डिफरेंट कलर्स. सो यू नो द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट. यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है एंड ये जो डाई है इट इज सॉल्युबल इन इट. तो ये डिजोल्व होगी इसमें. नाउ जैसे जैसे वाटर राइज करेगा फिल्टर पेपर पर तो ये क्या करेगा, डाई पार्टिकल्स, डाई के जो डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे इनको ऊपर की तरफ ले जाएगा, ये भी राइज करेंगे. सो क्योंकि डाई मिक्सचर है 2 और मोर कलर का, तो जो कलर कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर में वो तेजी से राइज करेंगे. यो वाटर में देर आर 2 और 3 कलर्स. अब जो ज़्यादा कंपोनेंट वाटर में सॉल्युबल होगा वो तेजी से राइज करेगा यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है. सो इस तरह से हम डाई के जो डिफरेंट कलर्स हैं हम उनको अलग कर सकते हैं. सो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, सपोज इस डाई में देर आर 2 और 3 कलर्स, सपोज 3 कलर्स आर देयर. इनको हम ले लेते हैं, 3 कलर से शो कर देते हैं. तो क्या होगा, सपोज दिस इज 1 कलर and another color is this and another color is suppose. तो होगा क्या कि डिफरेंट कलर्स यानी डिफरेंट राइज करेंगे क्योंकि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, इनकी जो डिजोल्व होने की डिग्री है वो वाटर में अलग अलग है. तो अलग अलग लेवल से ये राइज करेंगे वाटर के साथ. तो इस तरह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. सो कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एन एब्जॉर्बेंट on which they are absorbed at different rates. So now application of this method are to separate colors in dye and pigments from natural colors. We can separate the natural colors from pigment. Now drugs from blood. Now we will discuss the distillation process. इस process को हम, इस method को मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. सो मिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपस में डिजोल्व हो जाते हैं. सो एग्जांपल ले लेते हैं एसीटोन एंड वाटर. ये दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं.
तो इनको सेपरेट करने के लिए भी यूज डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है देखिएगा, इस फिगर में हम देख पा रहे हैं इस सेटअप को। तो क्योंकि एसीटोन, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, एसीटोन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज ग्रेटर देन 25 डिग्री केल्विन। अगर बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 25 डिग्री केल्विन है तो हम इस प्रोसेस को, डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। और अगर ये डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री केल्विन है सो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोसेस, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। सो यहाँ देखिएगा, इस मिक्सचर को हम एक फ्लास्क में रख देते हैं। तो मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इस फ्लास्क में देखिएगा, फ्लास्क में हमने डाला हुआ है। अब इस फ्लास्क को, यानी इस मिक्सचर को हम गरम करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे। तो हीट कराने से, टेम्परेचर इंक्रीज कराने से क्या होगा देखिएगा, क्योंकि सबसे यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहला कौन वेपोराइज होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो एसीटोन वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। सो जैसे ही एसीटोन वेपोराइज होना शुरू होगा, हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। थर्मोमीटर की हेल्प से इस टेम्परेचर को हम ऑब्जर्व करते रहेंगे और स्लोली इसको उसी टेम्परेचर पर, एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट पर हम इसको हीट अप करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये एसीटोन वेपराइज होगा, ये वेपराइज होने से वेपर की फॉर्म में ये देखिएगा, ये एसीटोन है, ये वेपराइज हुआ और इस ट्यूब में जो कि कंडेंसर ट्यूब है, इस ट्यूब में ये जाएगा। और इस ट्यूब में क्या है, कंडेंसर ट्यूब में इस ट्यूब के चारों तरफ, इस ट्यूब के अराउंड देयर इज वाटर फ्लोइंग, कोल्ड वाटर फ्लोइंग। ये कोल्ड वाटर क्या करेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोल्ड वाटर इन, कोल्ड वाटर आउट। सो ये कोल्ड वाटर इस जो वेपर फॉर्म है एसीटोन की, इसको कंडेंस करेगा और ये कंडेंस करेगा इस तरीके से, इस एसीटोन को, प्योर एसीटोन को हम एक बीकर में या दूसरे बर्तन में इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन प्रोसेस से, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करते हुए, बॉइलिंग पॉइंट जो है एसीटोन का उस पर इसको रखते हुए, टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए हम इस एसीटोन को प्योर फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर मिसिबल लिक्विड्स, दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन 25 डिग्री केल्विन, तो वहां पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में और सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में ओनली वन डिफरेंस इज देयर, वी यूज दिस फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, जिसको कि डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में फिट किया जाता है। सो एक्चुअली इस डिस्टिलेशन कॉलम में देयर इज, डिस्टिलेशन कॉलम के आप देख पा रहे हैं, देयर इज glass beads. So glass beads is fitted in this fractionating column. So actually glass beads क्या है, these are the sphericals, और in we know that the size of the sphere is maximum. So इस वजह से, क्योंकि साइज अगर मैक्सिमम होगा so सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वो कूल होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर आप हम देख पा रहे हैं कि डिस्टिलेशन फ्लास्क, जैसे ही हम इसको हीट अप करेंगे तो जो हमारी गैसेस होंगी वो इवेपोरेट होंगी, गैसेस या जो भी वाटर है वो इवेपोरेट होगा और यहाँ पर ग्लास बीड्स, यानी ग्लास बीड्स और ये जो आपका फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम है, इस ग्लास बीड्स के कारण सरफेस एरिया इसको मिलेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो ये कूल होगा। देन फर्दर ये क्या होगा कि फिर से हीट अप होगा, देन फिर से कूल होगा, हीट अप होगा। तो दिस विल बी द रिपीटेड डिस्टिलेशन। सो यहाँ पर रिपीटेड डिस्टिलेशन प्रोवाइड करने के लिए रिपीटेड डिस्टिलेशन
प्रोवाइड करने के लिए वी यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सो देखिए, इसको हम इस तरीके से समझाएंगे कि सपोज हमने यहाँ पर देर इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सम इम्प्योरिटी और सम अदर लिक्विड एंड इम्प्योरिटीज आर देयर। अगर हमने यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज नहीं किया, सिंपल मेथड यूज किया हुआ है, सो एट ए टाइम हो सकता है कि वो 10% प्योरीफाई हो। फर्दर उसको प्योरीफाई करने के लिए हमने दोबारा से उसको फिर से सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाना पड़ेगा। फर्दर मे बी 30% प्योरीफाई हो, नेक्स्ट टाइम फिर से हम रिपीट करेंगे 50% प्योरीफाई हो, नेक्स्ट टाइम 80% एंड फाइनली 100%। तो इस रिपीटिशन प्रोसेस को हम ना करते हुए, यानी एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अगर हमने इस सिंपल प्रोसेस में ऐड कर दिया बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिपीटेड डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा था कि हमने इसको क्या किया, प्योरीफाई किया, देन फर्दर उसको फ्लास्क में 10% लिक्विड को 10% प्योरिटी वाले लिक्विड को फिर से हमने फ्लास्क में रखा, इसको फिर से प्रोसेस किया, 30% हो गया, फिर से प्रोसेस किया। तो इसको ना करते हुए ये प्रोसेस यहाँ पर, जो यहाँ पर आप गिलास वीड्स, सीरीज ऑफ गिलास वीड्स देख पा रहे हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ पर ये वी कैन से रिपीटेड डिस्टिलेशन यहाँ पर होगा। तो ये यानी कि जो हमारे इम्प्योरिटी को एक ही बार में एक ही प्रोसेस से लेने के लिए हम कह सकते हैं कि वी यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस। So now other like petroleum is also separated into paraffin, wax, lubricating oil, diesel, kerosene, petrol and petrol gas by this method. Now student, अगर miscible liquids, दोनों liquids का boiling point temperature difference is less than 25 डिग्री केल्विन, तो वहां पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में और सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में ओनली वन डिफरेंस इज देयर, वी यूज दिस फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, जिसको कि डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में फिट किया जाता है। सो एक्चुअली इस डिस्टिलेशन कॉलम में देयर इज, डिस्टिलेशन कॉलम के आप देख पा रहे हैं, देयर इज गिलास वीड्स। सो गिलास वीड्स इज fitted in this fractionating column. So actually glass beads क्या है, these are the sphericals, और in we know that the size of the sphere is maximum. So इस वजह से, क्योंकि साइज अगर मैक्सिमम होगा, so सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वो कूल होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर आप हम देख पा रहे हैं कि डिस्टिलेशन फ्लास्क, जैसे ही हम इसको हीट अप करेंगे तो जो हमारी गैसेस होंगी वो इवेपोरेट होंगी, गैसेस या जो भी वाटर है वो इवेपोरेट होगा, और यहाँ पर गिलास वीड्स, यानी गिलास वीड्स और ये जो आपका फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम है, इस गिलास वीड्स के कारण सरफेस एरिया इसको मिलेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, तो ये कूल होगा। देन फर्दर ये क्या होगा कि फिर से हीट अप होगा, देन फिर से कूल होगा, हीट अप होगा, तो दिस विल बी द रिपीटेड डिस्टिलेशन। सो यहाँ पर रिपीटेड डिस्टिलेशन प्रोवाइड करने के लिए, रिपीटेड डिस्टिलेशन प्रोवाइड करने के लिए वी यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सो देखिए, इसको हम इस तरीके से समझाएंगे कि सपोज हमने यहाँ पर देर इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सम इम्प्योरिटी और सम अदर लिक्विड एंड इम्प्योरिटीज आर देयर। अगर हमने यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज नहीं किया, सिंपल मेथड यूज किया हुआ है, सो एट ए टाइम हो सकता है कि वो 10% प्योरीफाई हो।
फर्दर उसको प्योरीफाई करने के लिए हमने दोबारा से उसको फिर से सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाना पड़ेगा। फर्दर मे बी 30% प्योरीफाई हो, नेक्स्ट टाइम फिर से हम रिपीट करेंगे 50% प्योरीफाई हो, नेक्स्ट टाइम 80% एंड फाइनली 100%। तो इस रिपीटिशन प्रोसेस को हम ना करते हुए, यानी एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अगर हमने इस सिंपल प्रोसेस में ऐड कर दिया बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिपीटेड डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा था कि हमने इसको क्या किया, प्योरीफाई किया, देन फर्दर उसको फ्लास्क में 10% लिक्विड को 10% प्योरिटी वाले लिक्विड को फिर से हमने फ्लास्क में रखा, इसको फिर से प्रोसेस किया, 30% हो गया, फिर से प्रोसेस किया। तो इसको ना करते हुए ये प्रोसेस यहाँ पर, जो यहाँ पर आप गिलास वीड्स, सीरीज ऑफ गिलास वीड्स देख पा रहे हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ पर ये वी कैन से रिपीटेड डिस्टिलेशन यहाँ पर होगा। तो ये यानी कि जो हमारे इम्प्योरिटी को एक ही बार में एक ही प्रोसेस से लेने के लिए हम कह सकते हैं कि वी यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस। So now other like petroleum is also separated into paraffin, wax, lubricating oil, diesel, kerosene, petrol and petrol gas by this method. अब हम डिस्कस करेंगे कि एयर से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट गैसेस को हम अलग कर सकते हैं। सो देखिएगा, क्योंकि वी नो दैट एयर इज द मिक्सचर ऑफ it is actually colloidal mixture. It is actually a mixture of different gases like oxygen, argon, nitrogen. ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें, दैट इज 20.9% एंड आर्गन इज 0.9%, नाइट्रोजन इज 78.1%। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट इज -183 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम केल्विन में बात करें इट इज 90 डिग्री केल्विन। सो ऑक्सीजन इज 90 डिग्री केल्विन एंड आर्गन इज -186 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। सो एंड आर्गन, अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करें, आर्गन इज 87 डिग्री केल्विन, इट इज 87 डिग्री केल्विन, एंड नाइट्रोजन इज 77 डिग्री केल्विन। सो इट इज -196 डिग्री सेल्सियस, और इसको 1 यानी 273 में ऐड करेंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। सो ऑक्सीजन इज 90 डिग्री केल्विन, आर्गन इज 87 डिग्री केल्विन एंड नाइट्रोजन गैस इज बॉइलिंग पॉइंट इज 77 डिग्री केल्विन। सो अगर हम डिफरेंस देखें, देखिएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में देयर इज 30 डिग्री केल्विन डिफरेंस। इसी तरह से there is difference, but this difference is less than 25 degree Kelvin. So we will go for fractional distillation process. तो यहाँ पर देखिएगा, पहले एयर को हम लिक्विड एयर में कन्वर्ट करेंगे। सो लिक्विड एयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम प्रेशर को इंक्रीज यानी कंप्रेस करेंगे एयर को, एंड उसको कूल करेंगे, यानी कूल मीन्स टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर 2 स्टेप में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एयर इन, दिस इज एयर इन, एंड दिस एयर अंडर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हम किया हुआ है इस एयर के लिए। सो ना हॉट एयर विल बी देयर, और इस हॉट एयर को यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, ओके, इस ट्यूब में कोल्ड वाटर, ठीक है, सर्कुलेट होगा, और कोल्ड वाटर सर्कुलेट होने से ये जो हॉट एयर है ये कंडेंस होगी, मींस इट विल बी कन्वर्टेड नाउ एट दिस स्टेट कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। अब इस कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। देखिएगा, दिस लिक्विड एयर, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। सो यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद अगर आप देखें सेपरेटर से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस की फॉर्म में इसको अलग कर लिया जाता है। देन लिक्विड एयर expansion, here is the expansion jet, and next is the fractional distillation column. So यहाँ पर nitrogen out or argon out, so these are at the different heights इस fractional distillation column में इनको हम
अलग कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है दिस इज लेस देन 25 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री केल्विन फॉर ऑक्सीजन, बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर ऑक्सीजन 90 डिग्री केल्विन, आर्गन और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें 87 और 87 एंड 77 डिग्री केल्विन। सो सबसे पहले जो वेपराइज होगी वो नाइट्रोजन वेपराइज होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट इज सबसे कम है, देन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्गन इज 87, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट इज 77, ओके, एंड आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट इज 87। नाउ सबसे पहले नाइट्रोजन वेपराइज होगी, तो नाइट्रोजन को यहाँ पर अलग कर सकते हैं। इसी तरह से आर्गन को जो गैस यहाँ पर बचेगी दैट विल बी द ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन की फॉर्म में इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। सो गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो इस तरह से हम गैसेस को, डिफरेंट गैसेस को एयर से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि कैसे हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर सल्फेट को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा इसको किया जा सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ इम्प्योर सैंपल्स कॉपर सल्फेट का हम चाइना डिश में हम लेंगे। तो चाइना डिश में हम देखेगा, दिस इज चाइना डिश, इसमें हम कुछ इम्प्योर कॉपर सल्फेट को हम रख लेते हैं। सो दिस इज इम्प्योर कॉपर सल्फेट। अब इसमें हम वी विल डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और इस तरह से मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि हम इस तरह से वाटर लेंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। अब हम इस जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, इसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया, इसको हम फिल्टर आउट करेंगे। सो फिल्टर आउट करने से जो इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर, यानी ये जो फिल्टर पेपर होगा इस पर इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, और जो भी हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अलग हो जाएगा। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, और अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है तो इसको हम जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको वेपोराइज करेंगे। नाउ इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए, से 1 डे, कुछ टाइम के लिए हम इसको रखेंगे कूल डाउन होने के लिए, स्लोली कूल होने के लिए हम इसको रखेंगे। नाउ वी विल सी आफ्टर 1 डे the crystals of copper sulfate is settled down at the bottom of this beaker of this pot. So इस तरह से हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा प्योर कॉपर सल्फेट को हम इम्प्योरिटी से सेपरेट कर सकते हैं। So now applications of this crystallization, other applications are purification of salt that we get from the sea water. So इस प्रोसेस के द्वारा सॉल्ट को हम प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ फिटकरी, हम जाते हैं इसको, केमिकल नेम इज एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। सो फिटकरी को भी यानी इम्प्योरिटी दूर करने के लिए फिटकरी से, सो इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट अब हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये वाटर जो हमारे घरों में आता है, सो इट इज फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इट इज रन बाय द गवर्नमेंट्स। सो नाउ यहाँ देखिएगा जो वाटर है इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर को प्योर बनाने के लिए इस प्लांट्स को हम यूज करते हैं। सो देयर इज ए बिग प्रोसेस। सो यहाँ पर देखिए देयर इज रिजर्वियर में क्या है कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वाटर के, इम्प्योर वाटर के, देयर में भी लेक, देयर में भी रिवर, वहाँ से इस वाटर को कलेक्ट किया जाता है। सो रिजर्वियर में ये वाटर कलेक्ट होने के बाद इसको देयर इज सेडिमेंटेशन टैंक, तो यहाँ पर इस वाटर को लाया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में। तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन टैंक में क्या है
कि जो इम्प्योरिटीज हैं, यानी जो सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं, उनको सेटल डाउन करने के लिए इस सेडिमेंटेशन टैंक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सेडिमेंटेड हो जाएंगे। और वी कैन से यहाँ पर अगर हम रिजर्वियर में जो वाटर है और इस वाटर को कंपेयर करें, सो देयर विल बी कंपैरेटिवली प्योर वाटर, बट स्टिल इट इज इम्प्योर वाटर। इस इम्प्योर वाटर को और प्योर करने के लिए इस वाटर को लोडिंग टैंक में डाला जाता है। और लोडिंग टैंक में क्या होता है कि देखिएगा, जो इस वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, इस सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को सेडिमेंट करने के लिए इस लोडिंग टैंक का यूज किया जाता है। सो ये जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, ये सेटल डाउन हो जाती हैं इस लोडिंग टैंक में। तो फर्दर देर इज मोर प्योर वाटर देन सेडिमेंटेशन टैंक वाटर। सो इस सेडिमेंट, ये जो लोडिंग टैंक है, इससे फर्दर इस वाटर को हम फ्लो कराते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक में इकट्ठा करते हैं। सो फिल्ट्रेशन टैंक में क्या है, यू नो, देर इज फाइन सैंड, देर इज ग्रेवल, देर इज कोर्स ग्रेवल। सो यहाँ पर क्या होता है, फाइन सैंड, द सैंड पार्टिकल्स आर चार्ज, सैंड इज चार्ज, सैंड पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स। तो इस वाटर में जो इम्प्योरिटीज होंगी, दैट इज अट्रैक्टेड बाय द सैंड चार्ज सैंड पार्टिकल्स। तो इस तरह से इस वाटर को और ज़्यादा प्योर बनाया जाता है। अब इस वाटर को, जो कि बिल्कुल प्योर, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में है, देयर में भी सम बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम इसको क्लोरिनाइजेशन प्रोसेस से पास कराते हैं। तो ये फर्दर टैंक होता है, इसमें इस वाटर को क्लोरीन से मिक्स करा के, और फर्दर, यानी ये जो वाटर है, नाउ दिस विल बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, और इस वाटर को यूज करने के लिए एक हो जाता है, इसको हम सप्लाई करते हैं घरों के लिए। सो नाउ इट इज अवेलेबल फॉर यूज। तो इस तरह से हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं, घर में यूज करने के लायक, पीने के लायक। इस तरह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा इसको पीने के लायक बनाया जाता है, और घर में हम इसको सप्लाई करते हैं। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट देखिएगा, हमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के डिफरेंस को समझने के लिए फिजिकल एंड केमिकल चेंज के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। सो नाउ वी नो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर आर कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिसिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो अगर हम बात करें, देखिएगा स्टूडेंट, इंटर कन्वेंशन ऑफ स्टेट्स इज ए फिजिकल चेंज because these changes occur without a change in composition, chemical composition. So and no change in the chemical nature of the substance. So हम बात करें वाटर की, so water is actually, its chemical composition is H2O. सो वाटर चाहे किसी भी फॉर्म में, वाटर की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म हो सकते हैं, फिजिकल स्टेट हो सकते हैं। वाटर में बी इन सॉलिड, मे बी इन गैस, इट मे बी liquid. So the water is having the different physical properties, but it's chemically is same. So its chemical composition, we can say, is same. There is no chemical nature of this water, whether it is in solid form, is in gas form, or liquid form. So the interconnection of state is a physical change, because these changes occur without a change in composition, without change in chemical composition. Chemical composition means no change in the chemical nature of the substance. तो हमने एग्जांपल लिया वाटर का. So although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, क्योंकि one is solid, gas and one is liquid, so but they are chemically same. अगर हम बात करें वाटर और कुकिंग ऑयल्स की, और इसकी फिजिकल नेचर इज सेम, मींस बोथ आर लिक्विड, दोनों लिक्विड हैं, बट वाटर एंड कुकिंग ऑयल बोथ आर लिक्विड, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी. Now oil burns, we know that oil burn करता है, but in air, oil burns in air, but whereas water extinguishes the fire. Water जो है fire को बुझाता है, लेकिन
ऑयल बर्न करता है, ऑयल से आग लगती है. सो दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी. It is the chemical property of the oil that makes it different from water. So now burning, we can say burning is the chemical change. Now, during burning process, we know that one substance react with another to undergo a change in chemical composition. So burning process में actually क्या हो रहा है कि इस burning process से substance change हो रहा है, react कर रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन से react कर रहा है या जो burn कर रहा है, so it is converting into different chemical composition. So burning is the chemical change. So this chemical change brings change in the chemical properties of the matter and we get new substances. So now chemical change is also called a chemical reaction. So इस chemical reaction में क्या होता है, chemical change में क्या होता है कि जो हमारा substance है ये react करने के बाद दूसरी फॉर्म में चेंज, दूसरे केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, मींस न्यू सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहते हैं. सो इस बर्निंग ऑफ कैंडल में, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस आर डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. सो दिस इज फिजिकल चेंज, क्योंकि सॉल्यूशन अगर है शुगर प्लस वाटर मींस सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अगर डिसोल्यूशन करते हैं शुगर को, सो इट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट स्टेट, लिक्विड टू solid. So melting of ice is in solid form and melting it is melt होने के बाद it will convert into the liquid water. So there is physical change and जो physical properties है, यानी ice is solid और water की जो physical property solid से अलग होती है, liquid और, so this is the physical change. Now freezing of water, यानी water means liquid से change हो जाना, freezing means solid में change हो जाना, this is a physical change. Boiling of water means liquid से gas में यानी vapor में change हो जाना, this is the physical change. Melting of wax is of course it is physical change. Now chemical change, burning of wood or paper, it is chemical change. Now burning of camphor, it is chemical change. Storing of milk का इकट्ठा हो जाना, it's a chemical change. Burning of candle, it's a chemical change. Digestion of food, क्योंकि food digest होता है, so it is converted into new products, new substances. So acid and all that. So the digestion of food is chemical change. Now type of pure substances. So we know the pure substances. So on the basis of their chemical composition, these pure substances can be classified either as elements or compounds. So pure substances will be element or compound. So pure substance को हम classify करते हैं, it is classified as element or compound. Now we will discuss one by one. Element. So element. So this element is the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. So देखिएगा जैसे अगर हमने H2O है, H2 में क्या होता है कि there is hydrogen, there is oxygen, we can separate it into H and O molecules, hydrogen and oxygen molecules में हम इसको अलग कर सकते हैं. So H2O यानी वाटर को एलिमेंट नहीं कहेंगे, एलिमेंट ये इसको हम कंपाउंड कहेंगे. और इसके देखिएगा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो हाइड्रोजन को फर्दर सिंपल सबस्टेंस में ब्रोकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिएगा इस H2O को केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते. सो वी विल से दिस हाइड्रोजन इज एलिमेंट, दिस ऑक्सीजन को भी हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. सो दिस इज एलिमेंट. सो एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन
down into simpler substances by chemical reactions. So element can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. So एलिमेंट देखिए पीरियडिक टेबल हमने एलिमेंट्स की ये शो की हुई है. Nowadays the number of elements known at present they are more than 102, they are more than 102. So and out of these elements 92 elements are naturally occurring and the rest are man-made, and majority of the elements are solid. 11 elements are in gaseous state at room temperature. Two elements are liquid at room temperature, that is mercury and bromine, and the elements gallium and cesium become liquid at temperature slightly above room temperature, means at 303 degree Kelvin. These gallium and cesium become liquid at temperature slightly more than 303 degree Kelvin. Now metals. The property, we will discuss properties of metal. The metal have a luster. Metal have a luster means it shines. ये चमकता है. आपने देखा होगा मेटल, मोस्टली मेटल जो हैं वो शाइन करते हैं, चमकते हैं. सो दे हैव सिल्वर ग्रे गोल्डन येलो कलर. सो मोस्टली हम देखिएगा 90% 85% जो मेटल्स हैं वो दे आर इन गोल्डन कलर. सो दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. So next property is they conduct heat and electricity. They conduct heat means उनके through heat pass हो सकती है और they can pass electricity through them. So they conduct heat and electricity. क्योंकि अगर हीट पास होती है तभी तो हम बर्तनों के लिए इस्तेमाल करते हैं. घरों में हम बर्तन यूज करते हैं, वो मेटल के होते हैं, कॉपर के हो सकते हैं या एल्युमिनियम के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं. सो बिकॉज दे कंडक्ट हीट. एंड घरों में वायरिंग यूज करते हैं, उसके लिए हम मेटल को यूज करते हैं. सो बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे आर डक्टाइल का मतलब उनके तार खींचे जा सकते हैं. सो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. सो दे आर डक्टाइल. दे आर हैविंग डक्टाइल प्रॉपर्टी एंड दे आर मालेबल का मतलब उनको अगर हैमर किया जाए, पीटा जाए तो उनको शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट उनकी बनाई जा सकती है. सो दे आर malleable and they are sonorous. वो साउंड करते हैं जब उनको they are ringing sound when hit किया जाता है तो वो साउंड करते हैं. They are sonorous. Now example of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium. मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर. नॉन मेटल्स. Now we will discuss the property of non-metals. Usually इनकी जो property होती है, they display a variety of colors. Different colors में ये available हैं. They are poor conductors of heat and electricity. Generally उनकी जो conductivity होती है, they are poor conductors of heat and electricity. इस वजह से उनको बर्तन के लिए हीट प्रोसेस के लिए यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं हो सकती. सो वायर्स वगैरह के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता. दे आर नॉट लस्ट्रस, शाइन नहीं करते. सोनरस, हिट करने पर साउंड नहीं करते एंड उनकी शीट नहीं बनाई जा सकती. दे आर नॉट मालेबल. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक. कार्बन की ये वैरायटी है, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल. यहाँ पर फिगर में दिखाया है कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर दिखाया हुआ है. सो दे आर हैविंग डिफरेंट कलर्स. नाउ मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी है, इट इज समवेयर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल. So some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. Example are boron, silicon, germanium, antimony. These are the examples of some examples of metalloids. Now compound.
So a compound is a substance composed of two or more elements. Remember, two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. And remember, they are chemically combined. Chemically combined means if we are having two or more than two elements, so if chemical reaction is there, they can be chemically combined. So they are chemically combined to form a new substance, and that new substance made from two or more elements is known as the compound. So a compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in fixed proportion. Remember, in fixed proportion. For example, water, H2O. So H2O is a compound made up of two elements of hydrogen. Remember, this is H2O, two element, two represent two elements of hydrogen and oxygen chemically combined in a fixed proportion, और proportion क्या है 1:8 by mass. अब हम मिक्सचर और कंपाउंड को का डिफरेंस स्टडी करेंगे. देखिएगा मिक्सचर का मतलब क्या है. मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. तो मिक्सचर में देखिएगा न्यू, रिमेंबर नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. कंपाउंड क्या है? Compound is if we combine two or more elements, so that becomes compound. So compound is the combination of two or more elements. Now mixture has a variable composition. Variable composition का मतलब क्या है कि suppose this is the mixture. अगर हम टॉप से कुछ सैंपल उठाएं और बॉटम से कुछ सैंपल उठाएं, सो यू विल हैव डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. तो यहाँ पर जो मिक्सअप होगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ पर मिक्सअप जो होगा वो डिफरेंट होगा. सो वी विल से ए मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन. द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स. सपोज हमने एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन को हमने मिक्स किया ऑक्सीजन के साथ, केमिकली रिएक्ट किया, केमिकली कंबाइन किया हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को, इट बिकम्स वाटर. वाटर का जो कंपोजिशन होगा, चाहे आप कहीं से भी इसको वाटर के सैंपल को कलेक्ट करें, टॉप लेवल से करें, बॉटम लेवल से करें, so its composition will be same. So the composition of each new substance is always fixed. Now a mixture shows the property of the constituent substances. यानी इसकी जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होंगी वो डिपेंड करेंगी constituent substances पर. यहाँ आपने जो भी इसमें मिक्स किया हुआ है, डिफरेंट कंपोनेंट मिक्स किए हुए हैं, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट कंपोनेंट जो आपने हैं उनकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी. लेकिन कंपाउंड में द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सो लाइक हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और है, ऑक्सीजन की कुछ और है, दोनों को कंबाइन किया तो H2A बनेगा, बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बनेगा, वाटर बनेगा. इस वाटर में ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी, डिफरेंट, इट विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. सो नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज मिक्सचर के लिए देखिएगा, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड से इसको हम जो इसके इंग्रेडिएंट्स से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से हम उसको अलग कर सकते हैं. लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता. फिजिकली प्रोसेस के द्वारा, फिजिकली मेथड के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते. इसके लिए या तो हमने इसको केमिकली रिएक्शन के द्वारा, सो द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस, बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. नाउ वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर in the following graphical organizer. You know matter is in solid, liquid or gas form, and matter is pure substance. It may be pure substance or it may be mixtures. Mixtures means no fixed composition. और pure substance को further हम classify कर सकते हैं elements and compounds, और mixture को हम classify कर सकते हैं
Homogeneous mixture may be homogeneous mixture, it may be heterogeneous mixture. Pure substance may be elements, it may be compounds, it is known as compound, it is known as elements. Now elements cannot be broken down in simpler substances. For example, copper is element, oxygen, iron, hydrogen, mercury, all these are elements. Compounds, these have fixed composition, can be and these can be broken down into elements by chemical or electrochemical reactions. For example, water, methane, CH4, water is H2O, sugar, salt, etc. Now mixture, homogeneous mixture have uniform composition, heterogeneous mixture have non-uniform composition. Example of homogeneous mixtures are sugar in water, salt in water, sulfur in carbon sulfide, water and alcohol, etc. Example of heterogeneous mixture are sand and salt, sugar and salt, wood, blood, water in oil, etc. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.